Good afternoon, friends. Today we will discuss Probation of Offenders Act 1958. This act is very useful for all judicial services examination, students of law and advocates. आपको पता होगा एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। कोई भी अपराधी अपराध किन्हीं विषम परिस्थितियों में करता है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपराध उससे गलती से हो जाता है या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पर वो अपराध करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ऐसे में एक अच्छे नागरिक को हमेशा अपने आप में सुधार करने का अवसर मिलना चाहिए। यही सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लाया गया। ये इसका मीनिंग है क्या? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, जैसा कि पता है प्रोबेशन का मतलब क्या होता है आपने कई बार सुना होगा। कोई भी व्यक्ति जब जॉब में जाता है, सर्विस में जाता है, तो बोलते हैं कि कम से कम 6 महीना या 1 साल उसे प्रोबेशन पे रखा जाएगा, यानी परिवीक्षण में रखा जाएगा, मतलब निगरानी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रोबेशन की बात हो रही है। किसकी? ऑफेंडर की। अपराधी के प्रोबेशन की बात हो रही है, मतलब अपराधी को निगरानी में रखा जाएगा। तो ये उसी को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। इसका कनेक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 360 सीआरपीसी में। जहां 363 सेक्शन 360 सीआरपीसी लागू होता है वहां पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन जहां पर जिस स्टेट में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू हो जाता है वहां पर सेक्शन 360 सीआरपीसी लागू नहीं होता है। ठीक है जी। तो अब इस एक्ट की रूपरेखा जानते हैं हम। इस एक्ट में क्या है, कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर से, किस बारे में बात करते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इस एक्ट में मात्र 19 सेक्शन है। ठीक है, 19 सेक्शन हैं, कोई चैप्टर इसके अंदर नहीं है। पहला सेक्शन है जो एज यूजुअल शॉर्ट टाइटल एक्स एक्सटेंडर कमिटमेंट की बात करता है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है। सेक्शन 3 में पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन, यानी चेतावनी या निंदा है। सेक्शन 4 में पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़ने वाला पावर कोर्ट का है। सेक्शन 5 में है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपेंसेशन एंड कॉस्ट। तो सेक्शन 3, 4, 5 में यहाँ पर पावर की बात हो रही है कोर्ट की प्रोबेशन ऑफेंडर्स के केस में। नेक्स्ट है सेक्शन 6, रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। 21 साल से कम का कोई अपराधी है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, उसको जेल कब देनी कब नहीं देनी है, वो प्रोविजन सेक्शन 6 में है। सेक्शन 7, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। सेक्शन 8, वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन, प्रोबेशन की कंडीशंस में कब बदलाव किया जा सकता है। और सेक्शन 9, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर्स फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। अगर जो ऑफेंडर है वो बॉन्ड की कंडीशंस को फॉलो करने में असफल रहता है तो क्या होगा, वो सेक्शन 9 में है। सेक्शन 10, प्रोविजन एज टू श्योरिटीज। सेक्शन 11, courts competent to make order under the act, appeal and revision and powers of court in appeal and revision. सेक्शन 12, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटेस्ट टू कन्विक्शन। अगर कन्विक्शन हो गया और उसको प्रोबेशन का लाभ दे दिया गया है तो क्या उसको ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि नौकरी में हम लोग सुनते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध से कन्विक्ट हो जाता है, किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो जाता है, तो उसको नौकरी करने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 12 इसी में एक रास्ता देती है जहां पर अगर कोर्ट ये ऑर्डर दे देता है, अगर कोर्ट प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ देता है तो वहां पर साथ में ये भी ऑर्डर पास कर सकती है कि उसके ऊपर कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन लागू होती है, होनी है या नहीं होनी है। उसको डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। ये हो गया सेक्शन 12, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 13, प्रोबेशन ऑफिसर्स। सेक्शन 14, प्रोबेशन ऑफिसर्स की ड्यूटीज क्या होंगी। सेक्शन 15, प्रोबेशन ऑफिसर्स जो है वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। सेक्शन 16, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो गुड फेथ यानी सद विश्वास में जो काम करता है उसके लिए उसकी रक्षा की जाएगी। सेक्शन 17, पावर टू मेक रूल बनाने का पावर किसके पास है। सेक्शन 18, सर्विंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन एनेक्टमेंट्स। और सेक्शन 19, सेक्शन 562 ऑफ द कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। यह पुराना एक्ट का सीआरपीसी ओल्ड वाले का सेक्शन है। तो ये इस तरह से इसमें टोटल मिला के 19 सेक्शंस हैं। इसमें है 19 सेक्शंस। ठीक है जी। अब हम इसको एक एक करके विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो जैसा कि बताया गया था, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 इसका नाम है। 16 मई 1958 को ये डेटेड एंड साइंड है। और
आते हैं इसके अंदर। इस एक्ट का नाम क्या होगा? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ये कहाँ लागू होगा? पूरे भारत में लागू होगा, जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। ये कब फोर्स में आएगा? ये स्टेट वाइज फोर्स में आना था, ठीक है। कब से? इट शैल कम इनटू फोर्स इन स्टेट ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट may by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different parts of the state। ये पूरे भारत में एक साथ लागू नहीं हुआ, ये हर स्टेट में अलग अलग समय पर लागू हुआ, और ये तब लागू होगा जब भारत का कोई राज्य इसको अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दे। अब आती है डेफिनेशंस के सेक्शन। डेफिनेशंस में कोई खास बात नहीं है। कोड का मतलब होगा सीआरपीसी। प्रोबेशन ऑफिसर का मतलब होगा वो ऑफिसर जो सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट में अपॉइंट हुआ है। प्रेस्क्राइब्ड, जो कि रूल से प्रेस्क्राइब्ड है। ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ड एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, जो वर्ड्स या एक्सप्रेशंस हैं जो इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है लेकिन सीआरपीसी में डिफाइंड है, उसका वही मतलब होगा जो सीआरपीसी में है। यहाँ पर 1898 लिखा है क्योंकि जब ये एक्ट आया था 1958 में तब यही लागू होता था। 1973 में अभी सीआरपीसी चेंज हो गया है, तो यहाँ पर आप सीआरपीसी 1973 पढ़ सकते हैं। अब आते हैं इसके मेन प्रोविजन पे, सेक्शन 3, 4, 5 और 6 में। तो वन बाय वन चलते हैं। सेक्शन 3, 4, 5, 6 चारों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी भी है, ठीक है। सेक्शन 3 बात करता है एडमोनिशन की, चेतावनी पे आप कब छोड़ेंगे उसको। सेक्शन 3 चेतावनी की बात करता है, एडमोनिशन की बात करता है। जाहिर सी बात है, चेतावनी आप कब देके छोड़ दोगे किसी व्यक्ति को? जब उसने कोई सामान्य सा अपराध किया हो, कुछ छोटा मोटा कोई अपराध किया हो। गंभीर अपराध होगा, जाहिर सी बात है आप उसको चेतावनी देकर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ जब चेतावनी की बात हो रही है तो आप कॉमन सेंस अपना ये लगा सकते हैं कि कोई छोटा मोटा साधारण सा अपराध उसने किया होगा। आइए देखते हैं। When any person is found guilty of having committed an offense, जब कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस से कन्विक्ट हो जाता है, कौन कौन से सेक्शंस में? 379 में, 380 में, 381 में, 404 में और 420 में। ये 379, 380 और 380 वाले तीनों चोरी के सेक्शंस हैं। ये तीनों सेक्शन जो है चोरी और उसके एग्रेवेटेड फॉर्म्स के अपराध हैं, ठीक है जी। 404 है कोई मृत व्यक्ति के पास से कोई सामान चोरी कर लेना, और 420 है चीटिंग टाइप का है, जो मैटर है किसी को चीट करके उससे प्रॉपर्टी डिलीवर कर लेना, वो है 420। तो ये 5 सेक्शंस हैं, ये 5 सेक्शंस तो इसमें क्लियर कट लिखी हुई, ठीक है जी, ऑफ आईपीसी। और एनी ऑफेंस, और ये 5 सेक्शंस के अलावा प्लस एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years, ऐसा कोई अपराध जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं है, प्लस नो प्रीवियस कन्विक्शन, नो प्रीवियस कन्विक्शन, व्यक्ति पहले से ही दोष सिद्ध नहीं है किसी भी अपराध में, पहली बार उसने अपराध किया है, इससे पहले वह कभी भी कन्विक्ट नहीं हुआ है। तो ये सारी कंडीशंस पूरी होती है, या ये सारे जब ऑफेंसेस हैं तब द कोर्ट, कौन सी कोर्ट? बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, जिसने इस व्यक्ति को दोष सिद्ध पाया है, is of the opinion, उसका ये ओपिनियन बनता है उस कोर्ट का, that having regard to the circumstances of the case, क्या क्या बातों को मद्देनजर रखते हुए, circumstances of the case, मामले की परिस्थितियां, nature of the offense, अपराध की प्रकृति, character of the offender, अपराधी का चरित्र, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए कोर्ट को लगता है कि it is expedient to do so, then तब notwithstanding anything contained in any other law, बाकी किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो, the court may, कोर्ट के पास विवेकाधिकार है यहाँ पर, may means discretion, विवेकाधिकार है यहाँ पर, कि instead of sentencing him to any punishment, उसको किसी अपराध, किसी दंड से दंडित करने के बजाय, किसी सजा से दंडित करने के बजाय, या उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में छोड़ने के बजाय, वो उसको क्या कर सकती है, may रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, उसको चेतावनी देकर छोड़ सकती है। क्या देकर छोड़ सकती है? चेतावनी देकर या उसकी निंदा करके छोड़ सकती है। तो ये हो गई सेक्शन 3 क्लियर। सेक्शन 3 में क्या याद रखना है? 5 सेक्शंस हैं, 379, 380, 381, 404, 420, या 2 साल से कम की सजा वाला अपराध किया हो और पहली बार का अपराधी हो, इससे पहले उसके ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, तब उस केस की परिस्थितियां, अपराध की प्रकृति, अपराधी का चरित्र, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उसको चेतावनी देकर छोड़ सकती है। यह है सेक्शन 3 कंप्लीट। अब आते हैं हम सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 बात करती है
गुड कंडक्ट में छोड़ने की। अब क्या कंडीशंस हैं इसकी, इसमें देखते हैं। सेक्शन 4 है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण की परिवीक्षा पे कब छोड़ेगी कोर्ट? When any person is found guilty of having committed, guilty तो हो गया। अच्छा एक बात ध्यान रखते हैं, 3 और 4 कब लागू होगी? जब व्यक्ति गिल्टी फाउंड हो चुका है, कन्विक्ट हो चुका है। कन्विक्ट नहीं हुआ है तो सेक्शन लागू होने की बात ही नहीं होती यहाँ पर। कन्विक्ट हो गया है तभी ये सेक्शन अप्लाई होंगे। तो सेक्शन 4 क्या बोल रही है? When any person is found guilty of having committed an offense, किस तरह का ऑफेंस? Not punishable with death or imprisonment for life. Not, ठीक है जी, नॉट क्या क्या नहीं होना चाहिए? लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला नहीं होना चाहिए, डेथ पनिशमेंट वाला अपराध नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इस तरह का अपराध, बहुत जघन्य टाइप का अपराध नहीं किया हो इस तरह का। एंड द कोर्ट बाय विच द फाउंड इज गिल्टी इज ऑफ ओपिनियन, सिर्फ दो कंडीशंस पूरी हो गई और कोर्ट का ये ओपिनियन बनता है। क्या क्या ध्यान रखते हुए? सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, nature of the offense, character of the offender, तीन चीजें ध्यान रखते हुए it is expedient to release him on probation of good conduct, then not with the study that so and so, so and so, so and so, instead of sentencing so and so, with or without sureties, uh, instead of sentencing him to any punishment, direct, ये डायरेक्शन दे सकती है सजा देने के बजाय, that he be released on his entering into bond with or without sureties, वो बॉन्ड की वो ये डायरेक्शन दे सकती है कि वो बॉन्ड करे, बॉन्ड साइन करे, उसमें साथ में श्योरिटीज हो या ना हो। टू अपीयर एंड रिसीव, बॉन्ड किस बात का साइन करे? कि वो समय समय पर कोर्ट में अपीयर होगा और रिसीव करेगा सेंटेंस को, दंडादेश को रिसीव करेगा व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, और ये जो बॉन्ड पीरियड होगा वो मैक्सिमम 3 साल का होगा, एज द केस में बी। एंड इन द मीन टाइम टू कीप पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर, और ये जो 3 साल का पीरियड है जिसमें उसका प्रोबेशन में छोड़ा जा रहा है, उसमें वो शांति बनाए रखेगा और अच्छा आचरण करेगा, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर और हिज श्योरिटी इफ एनी हैज अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड और regular occupation in the place over which the court exercises jurisdiction or in which the offender is likely to live during the period for which he enters into the bond। मतलब लेकिन है ध्यान रखना है कि कोर्ट ये प्रोबेशन पे छोड़ने का काम तभी करेगी, ऑर्डर तभी पास करेगी जहां पर वो व्यक्ति कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहता हो या वहां पर काम करता हो, ठीक है जी। तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें सिर्फ सेक्शन 4 में सिर्फ एक कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति है जो कन्विक्ट हुआ है उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया हो जिस अपराध की सजा मृत्युदंड है या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो कोर्ट अपने विवेक पर उसको मामले की परिस्थितियां, वो सब अपराध की प्रकृति और अपराधी का स्वभाव देख के उसको सेंटेंस देने, उसको पनिशमेंट देने के बजाय प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में छोड़ सकती है अधिकतम 3 साल के लिए, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन, अच्छा ये 4 की बाकी कंडीशंस हैं, इसको आप देख सकते हैं शॉर्ट में, और कोटा मोटा मोटा बात मैंने बता दिया है। अब आती है सेक्शन 5, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन कोस्ट। जो कोर्ट है कब उसको कंपनसेशन कॉस्ट के लिए बोलेगी? द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और 4 मे इफ इट थिंक्स फिट मेक इट एट द सेम टाइम अ फर्दर ऑर्डर डायरेक्टिंग टू हिम टू पे। जो 3 और 4 में जब कोर्ट उसको रिलीज कर रही है तब साथ के साथ कोर्ट एक और ऑर्डर दे सकता है। क्या ऑर्डर दे सकता है? कि वो अपराधी जो है कंपनसेशन जमा करे और कोस्ट जमा करे, कोर्ट जैसा कि कोर्ट को उचित प्रतीत होता है, और जो अमाउंट जो कोर्ट ऑर्डर करेगी यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में वो रिकवर किया जाएगा एज अ फाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 386 387 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है जी। और सिविल कोर्ट ट्राइंग एनी सूट अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मैटर फॉर दिस ऑफेंडर is prosecuted shall take into account any amount paid or recovered as compensation under subsection 1 in awarding damages। मान लीजिए जिस जो विक्टिम था उसने सिविल सूट भी फाइल कर रखा है और उसमें उसको कोई हर्जाना या कंपनसेशन क्षतिपूर्ति मिलनी है, तो वो कोर्ट ही ध्यान रखेगा सिविल कोर्ट की क्या उसको सेक्शन 5 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में भी क्या विक्टिम को कुछ हर्जाना मिला है? अगर मिला है तो ये हर्जाना उस हर्जाना में से माइनस कर दिया जाएगा। मतलब ये क्रिमिनल जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर में अगर कोई ऑर्डर कंपनसेशन का विक्टिम को देने के लिए एक्यूज्ड के अगेंस्ट पास होता है तो इस अमाउंट को भी सिविल कोर्ट ध्यान में रखेगा, सिंपल। सेक्शन 6, सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 6 बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। जो लोग
21 साल से कम के हैं। ठीक है जी, जो लोग 21 साल से कम की आयु के हैं। ये सेक्शन क्या बोलती है? When any person under 21 years of age is found guilty, जब 21 साल से कम का व्यक्ति दोषी सिद्ध हो जाता है of having committed an offence punishable with imprisonment, जिसमें जेल की सजा है, but not imprisonment for life, उम्र कैद की सजा नहीं है। जेल की सजा तो है लेकिन उम्र कैद की सजा नहीं है। The court by which the person is found guilty shall not sentence him, shall यहाँ ऑर्डर है, यहाँ पर shall है, shall कोर्ट के ऊपर ड्यूटी है, यहाँ पर shall not सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल की सजा नहीं देगी अनलेस, कब तक नहीं देगी? It is satisfied that having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offence and character of the offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 or 4, and if the court passes any sentence of imprisonment on the offender, it shall record the reasons for doing so. देखो इसमें सीधी सी बात क्या है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र 21 साल से कम है और वो दोष सिद्ध हो जाता है, लेकिन जब दोष सिद्ध हो रहा है तो ऐसे ऑफेंस के लिए हो रहा है जहां पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, इम्प्रिजनमेंट तो है लेकिन जीवन उम्र कैद की सजा उस अपराध में नहीं है, तब कोर्ट क्या करेगा? ऐसा 21 साल से कम के व्यक्ति को जेल नहीं भेजेगा, ये कोर्ट के ऊपर मैंडेट है। कब तक नहीं भेजेगा? एक कंडीशन है इसमें, वो उसको नहीं भेजेगा, लेकिन कब भेज सकता है? जब उस केस की परिस्थितियां, अपराध की प्रकृति, अपराधी का चरित्र, इन सब में ऐसा लगे कि इसको भेजना जरूरी है और 3 और 4 में इसको डील नहीं किया जा सकता। मतलब सीधी सी बात है, आप 3 और 4 के वाइबिलिटी चेक करोगे, अगर 3 और 4 में वाइबल नहीं है तब shall not sentence him to imprisonment unless it is satisfied, हाँ, the court by which the offences person is found guilty shall not sentence him to imprisonment unless it is satisfied that having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offence and the character of the offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 or 4, and if the court passes any sentence, और कोर्ट अगर इसमें सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट पास कर, वैसे तो क्या बोला जा रहा है ऊपर, सेंटेंस अगर 21 साल से कम का है तो इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस पास नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर पास किया जाता है तब रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, रीजंस रिकॉर्ड किए बिना कोर्ट भी उसको इम्प्रिजनमेंट में नहीं भेजेगा। ठीक है जी, फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ whether it would not be desirable to deal with under section 3 or 4 an offender referred to in subsection 1, the court shall call for a report from the probation officer and consider the report, if any, and any other information available to it relating to the character and physical and mental condition of the offender. अब ये सेटिस्फाई होने के लिए कि 3 और सेक्शन 3 और 4 में इसको डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोर्ट के क्या बातों को ध्यान में रखेगा? एक तो 3 बातों को ध्यान में रखेगा, एक प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट का, ठीक है जी, दूसरा क्या ध्यान में रखेगा? कोई भी दूसरी सूचना अवेलेबल है किस बारे में? कैरेक्टर एंड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर, चरित्र, उसके मानसिक और उसके शारीरिक हालत अपराधी की जो है उसको भी ध्यान में रखेगा, तब डिसाइड करेगा कि उसको 3 और 4 को लाभ दिया जाए या नहीं दिया जाए, उसको जेल भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। और जेल भेजा जाए, नहीं भेजा जाए तो कारण रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसको जेल भेजा जा रहा है 21 साल से कम के व्यक्ति को तो रीजंस रिकॉर्ड करेगी कोर्ट। ठीक है जी, और सेक्शन 7 क्या बोलता है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी, वो गोपनीय होगी, वो हर किसी के लिए पब्लिक दस्तावेज नहीं होगा। सेक्शन 8 वेरिएशन इन, सेक्शन 8 है वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन, प्रोबेशन की शर्तों में बदलाव कैसे होगा, क्या होगा अगर बदलाव हुआ तो? If on the application of probation officer, any court which passes an order under section 4 in respect of an offender is of the opinion that in the interest of the offender, किसके इंटरेस्ट में? In the interest of the offender, अपराधी के हित में, and the public it is, और पब्लिक के हित में, it is necessary to vary the conditions of any bond entered into by the offender, it may at any time during the, कब किस समय पर? any time during the period when the bond is effective, जिस समय तक bond effective है उस समय के दौरान कभी भी vary the bond by extending or diminishing the duration, कैसे कर सकती है वेरिएशन? उसका जो पीरियड है उसकी घटा के या बढ़ा के कर सकती है,
सो हाउएवर इट शैल नॉट एक्सीड 3 years, लेकिन जो बॉन्ड की अवधि है फिर भी 3 साल से ज्यादा की नहीं होगी फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, और बाय ऑल्टरिंग द कंडीशन, और उसकी कंडीशन और कैसे बदलाव कर सकती है, एक तो समय को घटा बढ़ा सकती है और उसकी कंडीशन में बदलाव कर सकती है, या फिर नई कंडीशन उसमें जोड़ सकती है। इस तरह के बदलाव उसमें किए जा सकते हैं। कब किए जा सकते हैं? प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पर। कब? जब उसके अपराधी के या जनता के हित में हो। आगे, हालांकि ये सब जो वेरिएशन होगा ये नहीं किया जाएगा विदाउट गिविंग द ऑफेंडर एंड द श्योरिटी और श्योरिटीज मेंशन्ड इन द बॉन्ड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। लेकिन जहां पर भी इस कंडीशंस में इस तरह का बदलाव करना हो, वहां पर सुनवाई का अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। किस किस को? अपराधी को, ऑफेंडर को, श्योरिटी को, उसके प्रतिभोग को और श्योरिटीज को, जो भी बॉन्ड में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्या है इसका? सबसेक्शन 2, if any surety refuses to consent to any variation proposed to be made under subsection 1, अगर मान लीजिए अगर कोई श्योरिटी मना कर देता है कोई भी इस तरह के बदलाव में अपनी रजामंदी देने से, तो कोर्ट क्या करेगा? तब कोर्ट ऑफेंडर को बोलेगा कि आप फ्रेश बॉन्ड लेके आइए। ठीक है, क्योंकि जब कंडीशन नहीं चेंज होगी तो रिफ्यूज जो जो श्योरिटी तो था वो तो जिम्मेदार रहेगा ही नहीं ना। तो जाहिर सी बात, उसे कंसेंट चाहिए तभी वो उससे आबद्ध रहेगा। अगर वो बोलता है कि नहीं जी मैं कंसेंट नहीं दे रहा हूँ, तो नेचुरली ऑफेंडर को बोला जाएगा कि आप फ्रेश बॉन्ड करके लेके आइए। और अब वो जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, वो रिफ्यूज करता है, मना करता है या फेल हो जाता है उसको जमा करने में, तब कोर्ट क्या करेगी? तब कोर्ट उसको उसी सेंटेंस से दंडित करेगी, उसे अपराध उसी सजा से दंडित करेगी जिसके लिए उसको गिल्टी पाया गया था। एक तरह से मान लो कि आप उसका बॉन्ड ही नल एंड वॉइड हो गया अगर उसके श्योरिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो। ठीक है जी, सिर्फ श्योरिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया या उसने फ्रेश बॉन्ड नहीं दिया तो। अब इसका लास्ट सबसेक्शन है, notwithstanding anything herein before contained, the court which passes an order under subsection 4 in respect of an offender may, if it is satisfied on an application made by the professional officer that the conduct of office offender has been such as to make it unnecessary that he should be kept any longer under supervision, discharge the bond or bonds entered into by him। देखो, ऊपर भी जो हुआ था मैटर वो प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पे था, और यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पे ही है। और प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन में अगर ऐसा कुछ लगता है कि जो ऑफेंडर का कंडक्ट है वो इस तरह का रहा है कि ये अनावश्यक है कि उसको और जेल में रखा जाए, ठीक है, या सॉरी उसको और सुपरविजन में रखा जाए, और उस पर नजर, मतलब कुल मिला के बात है कि जब प्रोबेशन ऑफिसर की कोई एप्लीकेशन जाती है कोर्ट को और उसमें ऐसा लगता है कि जो ऑफेंडर है उसको ऊपर ज्यादा और निगरानी की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट उसके बॉन्ड को डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है जी, अब आते हैं सेक्शन 9 में। अब ऊपर तो हो गया था, 8 में जो था वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। अब 9 में क्या बोलता है? प्रोसीजर क्या होगा इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। जिस बॉन्ड की शर्तों के अंतर्गत उसको प्रोबेशन में छोड़ा गया था, और अगर अपराधी उन कंडीशंस, उन शर्तों का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? If the court which passes an order under section 4 in respect of section 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर गुड कंडक्ट के लिए प्रोबेशन में उसको सेक्शन 4 में ही छोड़ा गया था। In respect of an offender or any court which could have dealt with the offender in respect of his original offense has reason to believe, अगर कोर्ट के पास मानने का पर्याप्त कारण है, on the report of a probation officer, यहाँ पर हर बार उसी की रिपोर्ट आ रही है, और अदरवाइज हो या अन्य तरीके से भी, खुद की सूचना से भी हो सकता है, that the offender has failed to observe, कि अपराधी फेल हो गया है बॉन्डी कंडीशंस को मानने में, तब क्या होगा? इट में इश्यू अ वारंट, कोर्ट एक वारंट इश्यू कर देगा फॉर हिज अरेस्ट, उसकी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए, और मे इफ इट थिंक्स फिट इश्यू अ समन टू हिम, उसको समन भी इश्यू कर सकता है अपराधी को, एंड हिज श्योरिटीज, उसकी श्योरिटीज को भी कर सकता है, इफ एनी रिक्वायरिंग हिम और देम टू अटेंड बिफोर इट एट सच टाइम एज बी स्पेसिफाइड इन द समन। कोर्ट समन करके उसको बुला सकता है कि मेरे सामने उपस्थित हो, या तो कोर्ट वारंट इशू कर देगा या फिर अपने सामने प्रेजेंट होने के लिए समन इशू कर देगा। तो यहाँ पर दोनों चीजें आ रही है, वारंट भी इशू कर सकता है और समन भी इशू कर सकता है। नेक्स्ट, द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज सो ब्रॉड, अभी समन या वारंट के बाद अपराधी जब कोर्ट के सामने लाया जाएगा या प्रस्तुत अपीयर हो जाता है, मैं इधर या तो उसको रिमांड में भेज देगा कस्टडी में जब तक केस खत्म नहीं हो जाता, या फिर उसको जमानत दे देगा। क्या किया करेगा? या तो रिमांड में भेज देगा या जमानत दे देगा, दोनों ऑप्शन है।
विद और विदाउट श्योरिटीज हो सकता है, और उसमें फिक्स कर देगा कि कब आपको उपस्थित होना है। दैट्स इट। अभी भी जरूरी नहीं उसको जेल में डाला जाएगा, अभी भी ऑप्शन खुले हैं, या तो उसको रिमांड में भेजेगा या उसको बेल कर देगा। अब है इसका सबसेक्शन 3। इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस, मामला सुनने के बाद कोर्ट को लगता है या संतुष्ट होती है कोर्ट कि अपराधी हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर्ड इनटू बाय हिम, कि अपराधी पूरी तरह से फेल हो गया ऐसे बॉन्ड की कंडीशंस को मानने में, तो कोर्ट क्या करेगा, सेंटेंस हिम फॉर ओरिजिनल ऑफेंस के लिए उसको दंडित करेगा, या जहां पर वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर फेलियर पहली बार हुआ है, then without prejudice to the continuance in force of the bond impose upon him a penalty not exceeding 50 rupees। उसके अगर पहली बार अगर अपराध कंडीशन को पूरा करने में फेल हुआ है तो उस पर 50 रुपए का जुर्माना लगा देगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल सेक्शन है। और अब आता है सेक्शन 10। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। सेक्शन 11 ये भी सिंपल है, इसको भी आप देख सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शन में। और सेक्शन 12 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। कन्विक्शन पर जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, बाकी कुछ भी लिखा हो उसको ध्यान में रखे बिना, कुछ भी लिखा हो तो भी, एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, बाकी किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो तो भी, अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, कोई व्यक्ति अगर दोषी सिद्ध हो जाता है, एंड डेल्ट विद अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और 4, और उसको सेक्शन 3 और 4 के अनुसार डील विद किया जाता है, 3 या 4 का लाभ उसको मिल जाता है, shall not suffer disqualification if any attaching to a conviction of an offense under such law। तो वो व्यक्ति जो है डिस्क्वालिफिकेशन से पीड़ित नहीं होगा, वो व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा अगर उस कन्विक्शन से कोई इस तरह की डिस्क्वालिफिकेशन जुड़ी हुई है तो। कुल मिला के बात यह है, अगर आपको सेक्शन 3 और 4 इस एक्ट की धारा का लाभ मिल गया तब आपके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन काम नहीं करेगी, जो डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्शन होने की वजह से होती। लेकिन अगर आपको लाभ नहीं मिला सेक्शन 3 और 4 का, तब वो डिस्क्वालिफिकेशन आपके ऊपर लगी रह सकती है। कुल मिला के ये पाप धोने वाली सेक्शन है। 3 और 4 से अगर आपको लाभ मिल गया, आपका डिस्क्वालिफिकेशन बाल बाका नहीं कर सकती। ठीक है, provided that nothing in this section shall apply to a person who after his release under section 4 is subsequently sentenced for the original offense। लेकिन यहाँ पर ये अपवाद है कि अगर आपको 3 और 4 का लाभ मिल गया, ठीक है जी, लेकिन उसके लाभ मिलने के बाद उसको फिर से सेक्शन 4 में जिसको छोड़ा गया था उसको सब्सिक्वेंटली बाद में दोबारा से ओरिजिनल ऑफेंस के लिए दंडित कर दिया गया है। जब ओरिजिनल ऑफेंस के लिए दंडित कर दिया गया तो फिर ये ऊपर की धारा का जो अमृत असर था वो अमृत खत्म हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर। अब आती है सेक्शन 13। प्रोबेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं जी। प्रोबेशन ऑफिसर होगा ए पर्सन अपॉइंटेड बाय ए प्रोबेशन अपॉइंटेड टू बी ए प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार नियुक्त करेगी, या व्यक्ति, या तो राज्य सरकार या तो व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है, या फिर कोई सोसाइटी जो है जो स्टेट गवर्नमेंट ने इस बारे में रिकॉग्नाइज की है, या कोई वो ऐसा व्यक्ति प्रोवाइड करती है तो वो भी प्रोबेशन ऑफिसर हो सकता है। इन एनी एक्सेप्शनल केस एनी अदर पर्सन हु इन द, और कोई भी दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो ओपिनियन ऑफ द कोर्ट में फिट पर्सन है प्रोबेशन ऑफिसर होने के। आगे, a court which passes an order under section 4 और the district magistrate, एक तो कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये क्वेश्चन आता है कौन कौन किस किस के पास पावर है, तो कोर्ट के पास पावर है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के पास पावर है। क्या पावर है, the court which passes an order under section 4 or the district magistrate of the district in which the offender for time being resides may at any time appoint any probation officer in the place of the person named in supervision order, और जिस सुपरविजन ऑर्डर में जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसकी जगह किसी और व्यक्ति को अपॉइंट करने का पावर किसके पास है, कोर्ट के पास या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अप्रेसिडेंस डाउन, ये छोड़ दो आप इसको। A probation officer in exercise of his duties under this act shall be subject to the control of the district magistrate, और जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो किसके कंट्रोल में होगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होगा। ये भी क्वेश्चन आता है। इन विच द ऑफेंडर फॉर द टाइम बीइंग रिसाइड्स, कौन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, जहां पर प्रोबेशन ऑफिसर रहता है वो नहीं, जहां पर अपराधी रहता है। डिस्ट्रिक्ट जिस जिले में अपराधी रहता है उस जिले के डीएम के कंट्रोल में होगा प्रोबेशन ऑफिसर। अब है नेक्स्ट सेक्शन, इंपोर्टेंट सेक्शन 14।
प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज क्या है? प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज क्या है? बहुत सिंपल है, इसमें 5 ड्यूटीज है, 1 2 3 4 5। खटखट इसको याद रख लेना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है इसके अंदर। प्रोफेशनल ऑफिसर की क्या ड्यूटीज होंगी? 5 ड्यूटीज होंगी। एक तो क्या होगी? इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से इंक्वायर करेगा, जांच पड़ताल करेगा। किसमें करेगा? इनटू द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों में, और होम सराउंडिंग ऑफ एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, जो व्यक्ति अपराध का आरोपी है उसके घर के आसपास के सराउंडिंग्स क्या है उसकी जांच पड़ताल करेगा। क्यों करेगा? विद अ व्यू टू असिस्ट द कोर्ट, कोर्ट की सहायता करने के लिए। क्यों? इन डिटरमाइनिंग द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ डीलिंग विद हिम एंड सबमिट रिपोर्ट टू द कोर्ट, कि उस व्यक्ति के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए, इस सब के लिए कोर्ट को असिस्ट करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। तो पहला ड्यूटी क्या होगा? इंक्वायरी करने का, इंक्वायर करने का, जांच पड़ताल करने का। दूसरा है जी सुपरवाइज करेगा प्रोबेशनर्स को एंड पर्सन्स प्लेस्ड अंडर हिज सुपरविजन, जो लोग उसके नीचे सुपरविजन रखे गए हैं उनको सुपरवाइज करेगा, और जहां जरूरी होगा वहां कोशिश करेगा कि उनके लिए रोजगार की तलाश करे। ठीक है। तीसरा है एडवाइज एंड असिस्ट, सलाह देगा और सहायता करेगा इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और कोस्ट ऑर्डर बाय द कोर्ट। जो ऊपर हमने पढ़ा था कि कोर्ट और कंपनसेशन और कोस्ट का ऑर्डर अपराधी को दे सकती है, तो वो कंपनसेशन और कोस्ट जो कोर्ट में कैसे जमा करनी है इसमें सलाह देगा और सहायता करेगा अपराधी की। नेक्स्ट है एडवाइज एंड असिस्ट, ऊपर तो अपराधी की सहायता कर रहा था, यहाँ पर किसकी सहायता करेगा? जो सेक्शन 4 पे जो लोग रिलीज हुए हैं उनकी। और परफॉर्मेंस सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर, ऐसी ड्यूटीज पूरी करना जो कि निर्धारित की जाए। ठीक है। अब सेक्शन 15 बहुत आसान है, जो प्रोबेशन ऑफिसर्स होंगे वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। क्लियर। 16 प्रोटेक्शन फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ, जो जो सद विश्वास में जो अच्छे भावना के साथ जो काम किए गए उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर को उसे सुरक्षा दी जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी जहां पर उसने कोई भी काम गुड फेथ में किया है और अपने इस एक्ट की ड्यूटीज को करने के लिए उसने किया है। अब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाता है, बहुत सिंपल है, पर एक पूछ लिया जाता है कि पावर टू मेक रूल्स, इसमें नियम बनाने का अधिकार किसको है? तो स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एससी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, बट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वो रूल बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार की अनुमति से, अनुमोदन से नियम बना सकती है, और नियम को कैसे प्रभावी करेगी? ऑफिशियल गजट में प्रकाशित करेगी, उसके बाद ही वो रूल लागू होंगे। और रूल किस तरह के हो सकते हैं? रूल किस तरह के होंगे? रूल होंगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स के बारे में हो सकते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर्स की क्या ड्यूटीज होंगी इस बारे में हो सकते हैं, कंडीशंस जिसमें सोसाइटीज को प्रोबेशन ऑफिसर प्रोवाइड करने के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो हो सकते हैं, कि रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस प्रोबेशन ऑफिसर को क्या और कैसे दिए जाएंगे वो हो सकते हैं, और भी कोई मैटर जिससे रिलेटेड हो वो हो सकते हैं। और सेक्शन 18 सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स, ये ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इसको भी देख सकते हैं। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी, इसके एक्ट कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होंगे, कहाँ किस किस को प्रभावित नहीं करेंगे, तो इस एक्ट के प्रोविजन प्रभावित नहीं करेंगे सेक्शन 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 को, या सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 को, और एनी अदर लॉ in force in any state relating to juvenile offenders और postal schools। तो 3 तरह के एक्ट हैं, जिनमें एक जुवेनाइल वाला है, रिफॉर्मेटरी स्कूल वाला है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन वाला है, उनमें इस एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। और सेक्शन 19 सेक्शन 562 कोड नोट टू अप्लाई, ये अब इसको 562 का 360 सीआरपीसी मान लीजिए। ठीक है जी। जहां पर मैंने शुरू में भी बोला था, जहां पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट किसी स्टेट ने नोटिफाई कर दिया है वहां पर सेक्शन 360 सीआरपीसी लागू नहीं होगा। दैट्स इट। तो इस तरह से ये था प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। सेक्शन टोटल 19 सेक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। हमने उसको शॉर्टली क्लियर किया, अब आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।